बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हमने जो नॉलेज स्टार्ट किया हुआ है इसमें दो एसएलओ पढ़ रहे हैं। एक वेस्कुलर प्लांट्स के जनरल फीचर जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड एसएलओ हमें कह रहा है कि हम वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो डिवीजन है ना इसे आइडेंटिफाई करें, जिनमें आपके पास ट्रीडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं। हम लास्ट टाइम ये एसएलओ स्टार्ट कर चुके हैं और स्टार्ट में हमने ट्रॉप्सिडा जो है इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी और इसमें हमने देखा हमारे पास मल्टीपल सब ग्रुप्स हैं, जिनमें हमने सिलोप्सिडा को पढ़ा, लाइकोप्सिडा को पढ़ा और विथ सिमुलेशन डिटेल से फिनोप्सिडा को पढ़ा और इसके अंदर मौजूद जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हमने अंडरस्टैंड किया। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट ग्रुप को, डिटेल से पढ़ेंगे, विच इज टेरोप्सिडा फंस है। कल मैंने आपको बताया था कि जो टेरोप्सिडा है दे आर एक्चुअली ट्रू फंस और इनमें जो इनके लार्ज डिवाइडेड लीव्स होते हैं, अगर आप इन्हें यहां पे देखो, ये देखो, ये जो लार्ज और डिवाइडेड लीव्स हैं इन्हें हम कहते हैं फ्रॉन्ड्स। ये लफ्ज भी याद रहना चाहिए और इस ग्रुप की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके पास लार्ज डिवाइडेड लीव्स हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब जो फ्रॉन्ड्स है ना, जब आप इनकी डेवलपमेंट देखते हो तो ये आपको इस तरह से नजर आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सिमुलेशन में ये दिखा सकूं क्विकली, हम इसको बस ऑब्जर्व करते हैं और वापस आते हैं कि ये देखो, जिस वक्त ये डेवलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप देखते हो कि इनके ये लार्ज कंपाउंड लीव्स जो हैं ये इस तरह से क्वाइल्ड होते हैं। ये क्वाइल्ड फॉर्म जो है खुद को अनक्वाइल्ड कर रही होती है। ठीक है, जैसे जैसे ग्रो करेगा अनकॉइलिंग होती चली जाएगी और फाइनली आप देखोगे ये यूं ओपन हो जाएंगे। अब हमारे पास ये जो पैटर्न है डेवलपमेंट का, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिर्सिनेट वर्नेशन। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आपने याद करना है। सिर्सिनेट वर्नेशन में क्या होता है कि आपके पास जो इनके फ्रॉन्ट्स हैं, लार्ज लीव्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट के दौरान अनकॉइल्ड हो रहे होते हैं, जबकि स्टार्ट में ये कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो आपके पास इनके अंदर कॉइलिंग का फीचर है, ये इनकी ग्रोइंग टिप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि ग्रोइंग टिप जो है वो डेलिकेट होती है, नाजुक होती है। तो जिस वक्त फ्रॉन्ड ने ग्रो करना है उस वक्त वो डैमेज ना हो, इसलिए हम देखते हैं कि वो क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं। इससे उन्हें प्रोटेक्शन मिल रही होती है। जब हमारे पास फ्रॉन्ड फुली डेवलप कर जाते हैं तो आप देखते हो ये कंप्लीटली अनरोल होके हमें मेच्योर फॉर्म में यूं नजर आ रहे होते हैं और हम प्रॉपरली यहां इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इनके अंदर जो एक पैटर्न है वो बड़ा डिफरेंट है और इन्हीं से रिलेटेड स्पेसिफिक है। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल को देखें तो हमारे पास यहां पे दो स्टेजेस हैं या जनरेशन है। एक है स्पोरोफाइट जनरेशन। क्योंकि एवोल्यूशन का प्रोसेस कंटिन्यू है इसलिए आप देखते हो कि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन जो रिड्यूस थी, यहां पे ये जनरेशन डोमिनेंट हो चुकी होती है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो इनके लीव्स फ्रॉन्ट्स की अंडर साइड होते हैं, नीचे वाली साइड पे होते हैं और क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं। वो जो ग्रुप ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें आप कह रहे हो सोरी। ठीक है, कि आपके पास स्पोर्स क्लस्टर में बने हैं और वो जो क्लस्टर आपके पास आ रहा है दे आर कॉल्ड सोरी। ये देखो, ये आपके पास लीफ की अंडर साइड है, ये निचला हिस्सा है और यहां ये आपको सॉरी नजर आ रहे हैं। ये वो जगह है जहां पे इनके स्पोर्स बन रहे होते हैं। मैं आपको ये चीज सिमुलेशन में भी ऑब्जर्व करवाता हूं कि आप 3D रियलिटी को भी साथ साथ देखो। ये देखो, हमने यहां से इसको देखा ही बैक साइड से, तो जब आप बैक साइड से देख रहे हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास ये देखो सिंगुलर सोरस। सोरस क्या है? क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है? वो जगह जहां आपके पास स्पोर्स बनते हैं। सिंगुलर को आप क्या कहते हो? स्पोरेंजियम। ये देखो, ये आपके पास स्पोरेंजियम है सिंगुलर। ठीक, इस तरह के जो स्पोरेंजियम है
इनके अंदर बन रहे हैं स्पोर्स, और जब ये आपको इकट्ठे पड़े हुए नजर आते हैं तो आप बच्चों इन्हें कहते हो सोरस या सोरी। ठीक है, और ये आपको पूरे लीफ में अगर आप देखो तो इस तरह से आपको नजर आ रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इनका फ्रंट दिखाऊं, जिसको यहां पे वो इतना हाईलाइट नहीं कर रहा, बट यू विल रियलाइज, ये देखो फ्रंट से आपको ये सोरी इस तरह से अपीयर नहीं हो रहे होते। आई होप कि आपको एक आइडिया हो गया हम बात क्या कर रहे हैं। हम आते हैं स्लाइड पे, वहीं से उसे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं ट्रू फर्न्स जो हैं, जो फुली डेवलप्ड हैं, यानी टिरोप्सिडा, इनमें हम देखते हैं दे हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम, जो इनमें बहुत एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कर रही है वाटर, फूड और न्यूट्रिएंट्स की। हम देखते हैं कि जो टिरोप्सिडा है ये आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रहते हैं। क्या चेंज आपने महसूस किया? इससे पहले वाले जो ग्रुप्स थे हम उनकी बात कर रहे थे, वो मॉइस्ट शेडी एनवायरनमेंट में रह रहे थे। तो ये एक एडवांसमेंट आई है जो कि अच्छी चीज है, कि बजाय एक खास तरह के माहौल में रहने की बजाय ये आपको कई तरह के माहौल में देखते रहते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर टेम्परेट वुडलैंड तक। इनमें जो बड़ी कॉमन एग्जांपल है जिसपे हम अगला एसएलओ भी पढ़ेंगे वो है एडिएंटम, जो कि एक ट्रू फर्न है। एडिएंटम को हमने डिटेल पढ़ना, और एक्चुअली में ये जो हम लाइफ साइकिल भी देख रहे हैं 3D में, इसमें भी आप बहुत सारी चीजें एडिएंटम से रिलेट करोगे। आगे आपके पास जो प्लांट्स आते हैं वो आपके पास सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। असल में टिरोप्सिडा जो है ये हमारे क्या थे? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, टिरोडोफाइट्स, नॉट टिरोप्सिडा, टिरोडोफाइट्स जो हैं ये हमारे स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थे। बाकी के जो दो ग्रुप्स हैं वेस्कुलर प्लांट्स के, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये असल में हमारे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। इन्हें हम स्पर्मेटोफाइट्स का नाम भी देते हैं। ठीक, आज जब हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं खुशकी पे, तो हमें सबसे नुमाया जो प्लांट नजर आते हैं वो असल में यही स्पर्मेटोफाइट्स हैं, और इनकी सक्सेस की वजह इनमें सीड्स का बनना है, क्योंकि सीड्स और स्पोर्स में बहुत फर्क है। कहां वो माइक्रोस्कोपिक स्पोर जो ओपनली हवा से मिट्टी पे जाके जमीन पे गिरता है और वहां वैसे ही पड़ा रहता है, और जो बच जाते हैं वो ग्रो करते हैं, उसके बरक्स कहां ये एक प्रोटेक्टेड सीड जो अपने अंदर मौजूद एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन भी दे रहा है और उसको डिस्पर्स भी करवा रहा है, क्योंकि जब सीड फैल रहा है तो उसके अंदर एम्ब्रियो भी फैल रहे हैं। और सबसे अहम बात कि ये डोरमेंसी में चला जाता है। जब सीड बनता है तो ये डोरमेंट फॉर्म में चला जाता है, ये तब तक ग्रो नहीं करता जब तक इसे सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता। जब एनवायरनमेंट सूटेबल हो ये ग्रो करता है और एम्ब्रियो से प्लांट बनाता है। और अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है तो आप देखते हो ये सीड लंबे अरसे तक इनएक्टिव डोरमेंट फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर का स्ट्रक्चर एम्ब्रियो महफूज रहता है। तो ये एक बड़ी सक्सेस है जो इन्हें सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स बनाती है, जिसकी वजह से आप देखते हो ये और भी ज्यादा डाइवर्स एनवायरनमेंट को कॉलोनाइज कर पाते हैं और वहां पे ग्रो करके वेरियस इकोलॉजिकल निश में अपना रोल प्ले करते हैं। इकोलॉजिकल निश से मतलब है इनका इकोसिस्टम में रोल क्या है, और हम सब जानते हैं कि सबसे अहम रोल जो प्लांट्स का है वो प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये आपके पास फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस फूड चेन में फिर इनके ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक, प्लस आप देखते हो कि इनके अंदर इनोवेशन हुई है, सीड के साथ साथ इनमें फ्लावर्स आए हैं और सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रूट्स आए हैं, लेकिन इनके किस ग्रुप में? एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में नहीं। ठीक हो गया, जिससे इनमें रिप्रोडक्टिव सक्सेस और भी ज्यादा हो गई। और एक और बड़ा काम यह हुआ फ्लावर्स और फ्रूट्स की वजह से कि इन दो चीजों की वजह से ना पॉलिनेटर्स जो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, और साथ ही साथ सीड डिस्पर्सर जो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। पॉलिनेटर्स वो इंसेक्ट्स हैं जो इन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो उस दौरान आप देखते हो ये मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक ट्रांसफर करने का बाइस बनते हैं। और जब वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनते हैं, अब इस सीड को भी डिस्पर्स करना जरूरी होता है ताकि ये सीड फैले और फैल के प्लांट्स बनाए। तो उसको डिस्पर्स करने के लिए फिर आप देखते हो सीड्स के बाहर फ्रूट आता है एंजियोस्पर्म्स में, और वो फ्रूट फिर आपके पास कई जानदारों की खुराक है, जिस वजह से वो जानदार वहां आते हैं
और अपने साथ फलों को जब दूसरी जगहों पे लेके जाते हैं तो फल खाने के बाद वो सीड को वहां ड्रॉप करते हैं और सीड फेवरेबल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्म में फ्लावर और फ्रूट की कैरेक्टरिस्टिक आई है, इसने पॉलिनेटर्स और सीड डिस्पर्सर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा के इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और फैला दी और इकोलॉजिकल डोमिनेंस दी है इन्हें, कि बाकी प्लांट्स की निस्बत जो एंजियोस्पर्म्स हैं स्पेशली, ये ज्यादा ग्रो करते हुए हमें नजर आते हैं। हमारे सराउंडिंग में ये वाले प्लांट ज्यादा हैं। प्लस एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ है कि ये जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर हुआ है ना, इसके बाद भी उस मेल गैमीट को एग तक लेकर आना, इसके लिए इनमें एक और स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है विच इज पोलन ट्यूब। ठीक है, अगर आपको याद हो पॉलीट्राइकम के अंदर हमने देखा था वहां पे वेंट्रल सेल जो था, ठीक है, वेंट्रल कैनाल सेल, वो और उसके ऊपर नेक सेल जो थे वो डिसइंटीग्रेट करके म्यूसिलेजिनियस पैसेज बना रहे थे ताकि स्पर्म एग तक जाए। जबकि यहां क्या हुआ है, प्रॉपर एक ट्यूब ही बन गई है जो स्पर्म को एग तक लेके जाती है। ठीक है, अभी भी हम विजुलाइज करेंगे, आगे भी हमने इस क्वेश्चनों में इन स्ट्रक्चर्स को देखना है। इसकी वजह से क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन में सक्सेस रेट बढ़ गया, कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली हो। सिमुलेशन में आते हैं और आपको मैं ये फीचर वहां से दोबारा विजुलाइज करवाता हूं। ये देखो, ये आपके पास है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में आपने ये फीचर वन बाय वन देखने। ये है हमारे पास फ्लावर, और इस फ्लावर के ऊपर है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इनमें अब आप देखोगे क्या होगा, स्पर्म और एग बनेंगे। ठीक, ये जो आपके पास पर्पल है पोलन ग्रेन, इसमें बनना है स्पर्म, और आपके पास पीछे की तरफ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पे आप देख सकते हो एग पड़ा हुआ है। अब ये पोलन ग्रेन जो है ना, ये असल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रांसफर होता है। और अगर आप यहां पे विजुलाइज कर सको, मैं आपको लेबल करके भी दिखाता हूं, और है भी कि आपके पास इस पोलन ग्रेन में जो स्पर्म है ना, उसको पहुंचाना है नीचे मौजूद यहां एग तक। तो आप ये देखो, आपको यहां एक पीली सी ट्यूब नजर आ रही है, येलो ट्यूब। ये वो ट्यूब है जो असल में पोलन ट्यूब है। ये क्या कर रही है, ये स्पर्म को सेफली एग तक लेकर आ रही है ताकि यहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो और आपके पास जाइगोट और एम्ब्रियो बने और फाइनली ये सीड बनाए। देख रहे हो यहां एप्पल के अंदर, और उस सीड के बाहर हमारे पास फ्रूट है। तो ये फ्लावर और फ्रूट जो हैं, इन्होंने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया एंजियोस्पर्म्स की डोमिनेंस के अंदर। और इसके बरक्स ये आपके पास हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिनमें आप देख सकते हो कि जो माइक्रो और मेगा स्पोर्स बन रहे हैं, ये किस तरह एक्सपोज हैं। ये इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। एक तरफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने आगे चूंकि डिटेल पढ़ना है, अभी बस विजुलाइज करो। इन पे बन रहे हैं माइक्रो और मेगा स्पोर्स, और ये टोटली कंप्लीटली एक्सपोज हैं। किसी भी तरह ये सीड्स के जो सीड्स हैं, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा फ्रूट के अंदर। बाकी का काम यहां पे भी ऐसे ही है कि आपके पास ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये ट्रांसफर होते हैं मेगास्पोर तक, ये देखो, और फाइनली यहां पे फिर फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद जाइगोट बनते हैं, और यहां पे फिर आपके पास सीड बनते हैं जिसमें जाइगोट को स्टोर किया जाता है और सूटेबल एनवायरनमेंट पे उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसी तरह हमारे पास अगर आप देखो तो यहां पे सीड डेवलपमेंट भी है। इसको भी मैं आपको एक नजर दिखाता हूं कि आपके पास जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, तो आप देखते हो कि ये सीड सूटेबल एनवायरनमेंट मिलने पे ग्रो भी करता है। ठीक, हाँ, ग्रोथ का पैटर्न हमने 9th में पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर हमने जाने की जरूरत नहीं। यहां भी मैं सिर्फ आपको एक विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूं कि सीड ने इनकी सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कि ये जो सीड है ये अंदर पड़ी, ये देखो अंदर आपको इनकी एनाटॉमी में इनका एम्ब्रियो नजर आ रहा है। ठीक है, ये इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है ताकि जैसे ही एनवायरनमेंट सूटेबल लगे
ये बाहर सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, सीड कोड बस्ट करता है और इनके अंदर से एम्ब्रियो की ग्रोथ होते होते एक नया बेबी प्लांट बनता है, जो फिर आगे फुल प्लांट के अंदर ग्रो करता है और हम कहते हैं इनमें रिप्रोडक्शन हुई है। इसी तरह हमारे पास एंजियोस्पर्म में हमने जिक्र किया दे हैव फ्लावर्स। फ्लावर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हमने उनकी वो जो एक कंप्लीट लाइफ साइकिल वाला सिमुलेशन है उसमें भी फ्लावर्स को देखा। इस सिमुलेशन में हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर्स को जरा ज्यादा डिटेल से दिखाया हुआ है। इनमें भी वैरायटी है, एक आपके पास ये देखो मोनोकोट है, हम अभी इनकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह हमारे पास यहां फ्लावर्स के अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पड़े हुए हैं, जिन्हें यहां स्टेमन और पिस्टल कह रहे हैं। पिस्टल को हमने कार्पल भी कहा हुआ था, सिंप्लीफाइड। और ये आपके पास डाइकोट है, यहां पे भी आप देखो किस तरह यहां पे ये आपके पास सेंटर में ग्रीन पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और उसके सराउंडिंग में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। तो ये जो आपके पास फ्लावर्स हैं ये फिर पॉलिनेशन के लिए बड़ी आसानी करते हैं, और यही बात है कि हमारे पास इनकी एवोल्यूशन बाकियों से ज्यादा बेहतर हुई है। और हम इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। फर्क क्या है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें आप देखते हो कि आपके पास सीड इवॉल्व हुए। सीड क्या है? ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल के अंदर चेंज आता है। ओव्यूल जब चेंज होता है, मैच्योर होता है, तो वो आपके पास सीड की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन फर्क ये आता है कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स बनते हैं वो ओवरी के अंदर एनक्लोज नहीं होते, प्रोटेक्टेड नहीं होते। इसलिए आप देखते हो चूंकि वो ओवरी के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है और वहां पे फ्रूट भी नहीं बनता, क्योंकि असल में फ्रूट ओवरी से ही बन रहा होता है। ठीक, तो ये ओवरी की बजाय ये आपको मिलते हैं कॉन्स में। ठीक, अभी मैंने आपको दिखाई भी थी कॉन्स। ये जो कॉन्स हैं इनमें चूंकि सीड्स ओपनली पड़े होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दे आर नेकेड सीड। ये आपके पास ओवरी या फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं होते। ठीक, कहते हैं आपके पास ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स एवरग्रीन सदाबहार हैं और अच्छे से अडॉप्ट होते हैं इन ड्राई एनवायरनमेंट कंडीशन पे। और इनमें हमें हेट्रोस्पोरी मिलती है, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया था। दो तरह के स्पोर्स थे, एक हमारे पास माइक्रो था और दूसरा मेगास्पोर था। हमने ये डिटेल पढ़ना है आगे। ये रहा माइक्रोस्पोर है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम में बन रहा है और ग्रो करके मेल गेमीटोफाइट बनाता है, जबकि मेगास्पोरेंजियम में बनता है और जब ये ग्रो करता है तो फीमेल गेमीटोफाइट बनाते हैं। ये फिर मेल और फीमेल गेमीटोफाइट है जिनमें एग और स्पर्म बनते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बना दी जाती है। हमारे पास जो इनमें कॉमन एग्जांपल हैं वो कॉनिफर्स हैं, जिनमें पाइन्स हैं, फिर्स हैं, स्प्रोसेस हैं, सिकेड्स हैं, जिनको हैं और स्निटोफाइट्स हैं। आगे हमारे पास लास्ट में एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स जो है ये आपके पास इनमें जो फ्लावर्स हैं वो इनकी सबसे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से हम इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम भी देते हैं। और ये मैं आपको अभी सिमुलेशन दिखा चुका हूं, ठीक, मोनोकोट डाइकोट फ्लावर्स की। इनके जो फ्लावर्स हैं इनमें आप देखते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन स्ट्रक्चर्स हैं। एक ओवरी जो सबसे नीचे की तरफ स्वेल की होती है, उसके ऊपर स्टाइल और सबसे ऊपर स्टिग्मा। ये वो जगह होती है जहां पोलन ग्रेन आके गिरता है। और जो ओवरी है ना, ओवरी के अंदर फिर हमें मिलते हैं ओव्यूल। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म और एग फर्टिलाइज कर जाते हैं, तो आप देखते हो कि ये जो ओवरी में ओव्यूल थे ये ट्रांसफर होते हैं इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जबकि पूरी जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओवरी की वॉल है ये फ्रूट की वॉल बन जाती है और फ्रूट की वॉल को आप पेरिकार्प कहते हो। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म्स आपके पास खुश्की पे सबसे डाइवर्स और वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, जिनमें आपके पास ग्रासेस से लेकर लार्ज ट्रीज तक शामिल है और ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्लांट्स हैं। तो आपने देखा हमने आइडेंटिफिकेशन की हद तक वेस्कुलर प्लांट्स की तीनों टाइप्स को डिटेल से पढ़ा, जिनमें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं। ये भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, आगे हमने इन्हें डिटेल में पढ़ना है। जैसे हम अगले सेलो में टेरिडोफाइट्स को पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन हमने जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स को भी डिटेल में पढ़ना है। तो ये हमारी बेस बनाने के लिए ये सेलोज बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पे अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ गए
और आपको वो लाइफ साइकिल जो है वो इनमें समझ आ गई तो आगे और आसानी है। नेक्स्ट सेशन में हम रेडियोफाइट्स को और डिटेल से पढ़ेंगे। आपके पास वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए बच्चों